नाजरीन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पोस्ट मॉडर्निज्म मैं अपनी अगली वीडियो में कवर कर लूंगा, तो आज हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की। देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये एक ही टर्म्स है, इनको लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म को समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। यानी कि जैसे मार्क्सिज्म है, आप मुझसे पूछें कि मार्क्सिज्म क्या है, तो मैं आपको मार्क्स की बुक्स पकड़ा दूंगा कि यार ये पढ़ो, उसके मैन्यूस्क्रिप्ट्स 1885 के, या ये दास कैपिटल पढ़ो, या ये मैनिफेस्टो पढ़ लो, फ्रेडरिक एंजल्स को पढ़ लो, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मार्क्सिज्म क्या है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ मसला ये है कि पोस्ट मॉडर्निज्म का कोई इमाम भी नहीं है। यानी कि कोई कहे कि भाई मैं पोस्ट मॉडर्निज्म का इमाम हूं, ये लो, ये पढ़ो, ये किताबें मैं फिर आपको उसकी दे दूं। ज्यादातर क्या होता है कि लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम पोस्ट मॉडर्निस्ट हो, तुम पोस्ट मॉडर्निस्ट हो। यानी बहुत कम लोग खुद कहते हैं कि मैं पोस्ट मॉडर्निस्ट हूं। तो ये इस तरह की चीजें, यानी एक दूसरे को कहा जाता है कि यार तुम पोस्ट मॉडर्निस्ट हो। और फिलॉसफी की दुनिया में 4 लोग हैं जिन पर पोस्ट मॉडर्निस्ट होने का इल्जाम लगाया जाता है। एक तो रिचर्ड रोटी, जिसने कहा कि नहीं भाई मुझे पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं कहो, मेरा पोस्ट मॉडर्निस्ट में कोई ताल्लुक नहीं है। एक डरीडा, उसने भी एंड में कहा कि भाई मैं पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं हूं, आप मुझे पोस्ट मॉडर्निस्ट ना कहें। फूको, मिशेल फूको, उसने भी कहा मुझे पोस्ट मॉडर्निस्ट ना कहें। और जॉन फ्रांसवा लियोटार्ड, जिसने वो किताब लिखी अ पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। तो इन 4 लोगों को पोस्ट मॉडर्निज्म का इमाम बनाकर पेश किया जाता है कि भाई ये लोग थे पोस्ट मॉडर्निस्ट। अब ये चारों लोग डिफरेंट फील्ड के थे। रिचर्ड रोटी फिलोसोफर था, डरीडा लिटरेचर का आदमी था मेनली, वैसे तो फिलोसोफर भी था। फूको हिस्टोरियन था मेनली, फिलोसफी भी था लेकिन मेनली हिस्टोरियन था। और लियोटार्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। तो एक फिलोसोफर, एक हिस्टोरियन, एक लिटरेरी क्रिटिक और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इन 4 लोगों को पोस्ट मॉडर्निज्म का इमाम बनाकर पेश किया जाता है। तो ये चारों लोग मुख्तलिफ फील्ड के लोग थे। यानी कि अगर एक फील्ड के लोग होते तो आप इनकी किताबें जोड़ के समझ लेते कि अच्छा भाई ये कह रहे हैं, और उनकी फील्ड से मुख्तलिफ है। ये चारों एक दूसरे से एग्री नहीं करते ये चारों आपस में डिसएग्री करते हैं। तो इसलिए पोस्ट मॉडर्निज्म को डिफाइन करना ना जरा मुश्किल है। यानी पोस्ट मॉडर्निज्म, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट लोग थे, आमतौर पर उन्होंने नई थ्योरीज नहीं दी, उन्होंने पुरानी थ्योरीज को बर्बाद किया। समझ रहे हैं? यानी रिचर्ड रोटी ने हमें यह समझाया कि ग्रीक फिलॉसफी खराब थी, वो जो रियलिटी ढूंढ रहे थे, वो जो सच्चाई ढूंढ रहे थे, वो जो ट्रूथ ढूंढ रहे थे, वो टाइम वेस्ट है। डरीडा ने डीकंस्ट्रक्शन समझाया। फूको ने हिस्टोरिकल एनालिसिस करके बताया कि हिस्ट्री ये तो पत्थर पे लकीर थोड़ी होती है, ये तो सारी इंटरप्रिटेशन का गेम है। किसी की इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं आप, कुछ इवेंट्स हुए होंगे, आप एक साइड पढ़ रहे हैं। उसने डिस्कर्सिव हिस्ट्री लिखी बहुत सारी चीजों की। मिशेल फूको से एग्री करना मुश्किल है बहुत जगहों पर, लेकिन ये कि बहुत जगहों पर मैं उससे एग्री भी करता हूं। और लियोटार्ड ने जो किताब लिखी, ये आ पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये क्वेबेक की गवर्नमेंट ने इससे लिखवाई थी, लियोटार्ड ने, जॉन फ्रांसवा लियोटार्ड ने। तो ये 4 लोग हैं जिनको पोस्ट मॉडर्निज्म का इमाम कहा जाता है, जबकि ये कहते हैं कि जी हमें पोस्ट मॉडर्निस्ट ना कहो। और ये है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं, ये इनका ये जानना मुश्किल है कि ये किस बात पे एग्री करते हैं, लेकिन ये जानना बहुत आसान है कि ये किस बात पर डिसएग्री करते हैं। यानी हमें यह नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन ये पता है कि ये लोग क्या नहीं चाहते हैं। यानी इन्होंने नई थ्योरीज देने के बजाय पुरानी थ्योरीज को बर्बाद किया। इन 4 लोगों को फिलॉसफी की दुनिया में इन 4 लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म के इमाम हैं। अच्छा जी, पोस्ट मॉडर्निज्म समझाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि मॉडर्निज्म क्या है। आई एम श्योर मॉडर्निज्म तो सबको पता ही होगा, लेकिन मैं 2-3 मिनट लगाऊंगा सिर्फ इस पे। देखिए, मॉडर्निज्म कहते हैं ये दुनिया जब मॉडर्न हुई, यानी 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 16वीं सदी में, जब डार्क एजेस से निकले, रिलीजियस डॉगमास से निकले, सुपरस्टिशन से निकले। उस जमाने में बहुत सुपरस्टिशन होता था, बिल्ली कार्ड गुजर गई तो ये हो गया, और
रेलिक मॉन्गरिंग बहुत होती थी कि ये फलाने सहाबी का बाल है, ये फलाने सहाबी का नाखून का हिस्सा है, और वो अजीबो गरीब किस्म के रेलिक्स, यानी बहुत ज्यादा तोहम परस्ती, अंधेरा, डार्क एजेस। यानी कि जैसे वो हजरत ईसा का जो होली ग्रेल था जिसमें उन्होंने लास्ट सफर करके वो जो ड्रिंक पिया था, ओ भाई उसको देखना है तो इतने पैसे दे दो, आवाम भाग रही है सारी पीछे। स्पेन वाले कहते हैं हमारे पास असली पड़ा है, फ्रांस वाले कहते हैं हमारे पास असली पड़ा है। यानी चर्च जो था वो बहुत रेलिक मॉन्गरिंग करता था। किसी ने थोड़ी सी साइंस वाइंस करी, उसको जला दिया, किसी ने ये किया, विच हंटिंग, औरतों को जला रहे हैं। तो बहुत ज्यादा यानी कि अंधेरों में डूबे हुए थे ये लोग ना, मतलब 13वीं 14वीं सदी में। उसके बाद रेनेसांस का दौर आया। रेनेसांस उसको बोलते निशाते शानिया। ये लोग क्रिश्चियनिटी से दूर होना शुरू हुए और ग्रीक फिलॉसफी की तरफ दोबारा जाना शुरू किया। रोमन राइटर्स को दोबारा, जो पुराने सिसरो वगैरह लैटिन राइटर्स, उनको दोबारा पढ़ना शुरू किया। रेनेसांस तकरीबन 100 साल का पीरियड था जिसमें आर्ट में बहुत काम हो, ये मेडिची फैमिली और इन लोगों ने बहुत काम किया। रेनेसांस के बाद जनाब रेफॉर्मेशन का पीरियड आ गया। वो एक डार्क पीरियड था दोबारा से। रेनेसांस में जो कुछ गेन हुआ था वो सारा लॉस्ट हो गया। रेफॉर्मेशन में चर्च और स्टेट के दरमियान जो लड़ाई हुई है, यानी बादशाहों के दरमियान और पोप के दरमियान जो जंग हुई 200 साल, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, इंग्लैंड, हर पूरे यूरोप में, स्पेन में 100-150 साल सिर्फ खून खराबा होता रहा। उसके बाद एक पीरियड आया जिसको बोलते हैं द एज ऑफ रीजन, जब लोगों ने मजहबी इंतहा पसंद, 200 साल लड़ लड़के ये लोग थक गए थे। फिर एज ऑफ रीजन आया, और ये खास तौर पे प्रोटेस्टेंट मुल्कों में आया कि नहीं यार, हर चीज को हमें रीजन पे देखना चाहिए, अकल पे परखना चाहिए। और इसमें मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूं, बाइबल का भी बहुत कसूर है। जब लोगों के हाथ में बाइबल आई छापा खाने के बाद, लोगों को पता चला कि यार ये बाइबल में बहुत सारी चीजें अजीब व गरीब हैं। तो फिर साइंस शुरू हुई, इसको मॉडर्निज्म बोलते हैं। मॉडर्निज्म तो पता ही है ना, मतलब मैं मॉडर्निज्म पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। मॉडर्निज्म तो आपको पता ही हो ना, दुनिया मॉडर्न होना शुरू हुई, इंपेरिकल साइंसेस शुरू हुई कि नहीं भाई, लॉजिक से निकलो, प्रैक्टिकल करो, डिडक्टिव रीजनिंग से निकलो, इंडक्टिव रीजनिंग करो। समझ रहे? एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, डेटा जमा करना शुरू हुआ, जॉन लॉक आया, इंडिविजुअलिज्म आया, कैपिटलिज्म आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, डेमोक्रेसी आई, लिबर्टी आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई। यानी इसको एनलाइटनमेंट का पीरियड बोलते हैं, रीजन का पीरियड बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी मॉडर्निज्म, इसको बोलते हैं मॉडर्निज्म। अगर आपको मॉडर्निज्म समझ में आएगा तो फिर पोस्ट मॉडर्निज्म समझ में आएगा। तो मॉडर्निज्म कहते हैं ये जो अंधेरों से निकल के 1000 साल की जो डार्क एजेस थे, उससे निकलकर रोशनी की तरफ आए। देखिए, वो जो अंग्रेजी जबान में पहली जो नज़म की किताब है जेफरी चौसर की, कैंटरबरी टेल्स, वो सारे लोग कहां जा रहे हैं मिलके? भाई वो सारे लोग किसी बाबा के मजार पे जा रहे हैं ना, सेंट थॉमस के मजार पे जा रहे हैं कैंटरबरी में, 14वीं सदी 15वीं सदी में। वो मजार आज भी है इंग्लैंड में। आज तो इंग्लैंड वाले मजारों पे नहीं जाते। बात समझ रहे हैं? यानी उससे निकल के कोई बीमारी लग गई तो कहा कि जी ये तो अजाब आ गया। वो जैसे लिस्बन में जलजला आया था तो लाइब्निस ने लिख दिया कि ये तो जी आप गुनाह करते हैं इसलिए जलजला आया। फिर वॉल्टेयर ने उस लाइब्निस का जवाब दिया, वो जो मशहूर किताब है कैंडिड में। तो यानी ये लोग मजहबी तोहम परस्ती से निकल के, डार्क एजेस से निकल के रीजन की तरफ आए, एनलाइटनमेंट की तरफ आए। दुनिया में टेक्नोलॉजी आई, लोगों की उम्र बढ़ी, साइंस आई। इसको बोलते हैं मॉडर्निज्म। ठीक है, तो मॉडर्निज्म पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा, पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं कि जनाब कुछ, देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म में ना झूठ भी बहुत बोला गया है। उस झूठ पर भी अभी हम आएंगे, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स जो हैं उनके क्या बेसिक ओपिनियंस हैं। तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स थे ना, उन्होंने कुछ फंडामेंटल आइडियाज जो थे ना मॉडर्निज्म के, उनको चैलेंज किया। ये मॉडर्निज्म ये जो प्रोटेस्टेंट वर्ल्ड हमारे सामने, ये मॉडर्न, जब से प्रोटेस्टेंट फिरका आया उसी के बाद तो ये मॉडर्निज्म आया ना। तो जिन बुनियादों पर मॉडर्निज्म खड़ा था, रीजन, एनलाइटनमेंट, साइंस, इन बुनियादों को चैलेंज करना शुरू किया कि यार ये 250-300 साल पहले ये काम हमने शुरू किया था, ये बोल के शुरू किया था, हम तो यहां आ गए, हमें तो यहां जाना था। मॉडर्निज्म के उन आइडियाज को चैलेंज करना शुरू किया पोस्ट मॉडर्न राइटर्स ने।
और ये ज्यादातर फ्रेंच थे। एक अमेरिकन था, रिचर्ड रोटी। रिचर्ड रोटी तो अपनी जान है भाई, यानी रिचर्ड रोटी वाहिद अमेरिकन है जिस पर पोस्ट मॉडर्निस्ट होने का इल्जाम लगाया जाता है, वरना आमतौर पर यह इल्जाम फ्रेंच राइटर्स पे लगाया जाता है। फूको, डरीडा, जॉन फ्रांसवा लियोटार्ड, इस तरह के जो लोग हैं। अच्छा, अब इन्होंने कौन कौन से आइडियाज को, मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं कि जैसे साइंस। अब ये जॉन फ्रांसवा लियोटार्ड ने ये जो किताब लिखी पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, इसमें इसने साइंस को चैलेंज किया। इसने कहा यार ये साइंस जो शुरू हुई थी ये 300-400 साल पहले गैलीलियो से शुरू करके ये साइंस शुरू हुई थी कि हम जो है वो ट्रूथ की तरफ बढ़ेंगे, हम रियलिटी की तरफ बढ़ेंगे, हम हकीकत को जान लेंगे या उसकी तरफ आगे बढ़े। हम उस तरफ तो बढ़ ही नहीं रहे। आप जिस चीज में हाथ डालते हो आप कहते हो कि ह्यूमन सेल में जाए जा रहे हो, कुछ नहीं निकल रहा, एटम में जाए जा रहे हो, कहीं पहुंच ही नहीं रहे हो, रियलिटी की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे। आप मतलब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये बुक है, ये प्रिंसिपिया, ये न्यूटन की अजीम, क्या मतलब दुनिया हिला के रख दी इस किताब ने। दुनिया की अजीम तरीन किताबों में जो इंसानों की लिखी हुई किताब है उनमें से एक किताब है ये मैंने पढ़ी है। इसके अंदर 3 बुक्स हैं, बुक नंबर 1 और बुक नंबर 3 मैंने पढ़ी है। बुक नंबर 2 नहीं पढ़ा क्योंकि बुक नंबर 2 बहुत टेक्निकल, बहुत ही टेक्निकल, वो कैलकुलस और वो सब। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कोई बुक रेकमेंड करें। इसका ये प्रिंसिपिया है ना, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी हमने, लैटिन तो नहीं आती हमें। ये इसकी 3rd बुक का जो 10th चैप्टर है ना, वो पढ़ें आप। वो न्यूटन ने खुदा पे लिखा है, खुदा की अजमत पर, खुदा की ताकत पर, वो पढ़ें आप। अच्छा, तो साइंस भाई इसने पूरी किताब लिख दी, इतनी बड़ी किताब न्यूटन ने ग्रेविटी पे, और ये पूरी यूनिवर्सल ग्रेविटी का जो लॉ है ना, यानी हर चीज जो घूम रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और ये सारी फोर्सेस जो हैं ये सब ग्रेविटी पे काम कर रही हैं। चांद जो दुनिया के गिर्द घूम रहा है ग्रेविटी पे घूम रहा है, ये सारा सन के इर्द गिर्द सब जो काम हो रहा है ग्रेविटी पे हो रहा है। 500 पेज की बुक लिख दी और एंड में लिख दिया कि ग्रेविटी क्या है मुझे नहीं पता। बात समझ रहे? यानी हम लॉस वगैरह आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं लेकिन हम रियलिटी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। यानी हम जिस वजह से शुरू किया था हमने जानना कि हम ट्रूथ को जान लेंगे, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। और जितनी भी साइंस की थ्योरीज होती हैं वो प्रोविजनल होती हैं, वो कंडीशनल होती हैं कि भाई इन कंडीशंस में ये पूरी होती है, और आप और आगे जाते हो तो वो कंडीशन पूरी नहीं होती, कहीं ना कहीं वो जाके उसको अपग्रेड करना पड़ता है। तो न्यूटन की जो थ्योरीज थी उनको आइंस्टाइन ने अपग्रेड किया। तो इन लोगों ने कहा कि यार पहली बात तो ये जो हम शुरू किए थे ना साइंस के, हम सब जान लेंगे, वो तो काम हुआ नहीं। दूसरा ये कहा कि आप साइंस को इस्तेमाल कर रहे हो पावर के लिए। आप अपनी साइंस की जितनी भी तरक्की देखें, पिछले 200-300 साल में जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई है ना साइंस में, वो सारी पावर की वजह से हुई है। ये सारी सीआईए ने करी है। रेडियो टेक्नोलॉजी ये सीआईए ने करी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सीआईए ने करी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी सीआईए ने करी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीआईए ने करी है। फिर जाके आवाम को 100 साल से सीआईए लगी हुई। ये सारी चीजें पहले सीआईए करता है, फिर ये प्राइवेटाइज कर दी जाती हैं। जितनी साइंस को हेल्प फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई इतनी कभी नहीं हुई, क्योंकि पावर के लिए। तो हम लोग ये साइंस पावर के लिए कर रहे हैं कि मतलब वो बेसिकली कुछ पोस्ट मॉडर्न राइटर्स ने ये कहा कि यार हमने तो नॉलेज को एक मीन्स बना लिया है इंस्टेड ऑफ एन एंड। नॉलेज हम अग्नि प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं कि ये ज्यादा बेच लूं, कुछ ऐसी चीज हो जाए इससे, तो यानी नॉलेज एंड नहीं है, मीन्स बन गया है, और हम उसको कमोडिटी की तरफ बेच रहे हैं। यानी साइंस में तरक्की जो ज्यादा हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही कि हम ट्रूथ की तरफ जाएं, बल्कि इसलिए हो रही है कि मैं अगली चीज क्या बेच सकता हूं। ये जो बड़ी बड़ी ग्रांट्स मिलती हैं यूनिवर्सिटीज को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब इसलिए हो रहा है। तो उन्होंने साइंस पर कुछ एतराजात किए। तो एक तो इन्होंने, यानी साइंस मॉडर्निज्म का एक फाउंडेशन था, इन्होंने साइंस पे हमला किया कि यार मतलब आप हमें कुछ बोला था और हो कुछ और रहा है। ठीक है, साइंस ने बहुत इंसानों की एज बहुत बड़ी कर दी, लॉन्जिविटी बढ़ गई, बहुत फायदे भी हुए, लेकिन आपने बहुत नुकसान भी। क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इधर साइंस क्या काम कर रही है। इन्होंने कुछ सवाल पूछना शुरू किया कि हमें अपनी साइंटिफिक एक्टिविटीज जिस तरफ लेके जानी चाहिए कि ज्यादातर इंसानों को भला हो, उधर नहीं ले जा रहे। तो एक तो इन्होंने साइंस पे अटैक किया, और अटैक क्या बताऊं, हाँ क्या एक और आपको बताता हूं। चलें, मॉडर्निज्म जिस पे खड़ी थी, एक फलसफे की दुनिया में एक टर्म इस्तेमाल होती है फाउंडेशनलिज्म। यानी फाउंडेशनलिज्म कहते हैं कि यार हमें कहीं ना कहीं से तो फलसफा शुरू करना है ना, एक जीरो पॉइंट कि भाई यहां इसको मान लो, फिर इसके बाद मैं
को फलसफा शुरू करूंगा। जैसे डेकार्ट था, डेकार्ट ने कहा मैं हर चीज को डिनाई करता हूं, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि मैं हूं। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोच सकता हूं इसलिए मैं हूं। उसने यहां से फलसफा शुरू किया। जैसे उसने ज्योमेट्री में कार्टेशियन 0 शुरू किया था ना, ज्योमेट्री का 0 जो हम एक्स एंड वाई का करते हैं ना, वो 0 कार्टेशियन 0 डेकार्ट का दिया हुआ है। इसी तरह डेकार्ट ने फलसफे का 0 भी देने की कोशिश करी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसने कहा मैं हर चीज डिनाई कर सकता हूं, लेकिन यह डिनाई नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूं, मैं हूं, क्योंकि मैं सोच सकता हूं। कोगिटो एर्गो सम। बाद में ये बात गलत साबित हुई, यानी फलसफे की लैंग्वेज में ये बात गलत साबित हुई, लेकिन उस पर यानी कहीं से तो शुरू करना है। इसको फाउंडेशनलिज्म बोलते हैं। जब फलसफा शुरू हुआ था तो फाउंडेशनलिज्म भी आया था। जैसे कांट का फाउंडेशनलिज्म है 12 कैटेगरीज। उसने कहा भी बच्चा पैदा होता है, दिमाग में 12 कैटेगरीज लेके पैदा होता है, वहां से सारी नॉलेज का आगाज होता है, वहां से सारे फलसफे का आगाज होता है। जैसे एम्पिरिसिस्ट थे जॉन लॉक वगैरह, इन्होंने कहा नहीं भाई, सारा बच्चा जब पैदा होता है क्लीन स्लेट होता है उसका दिमाग में, सारी नॉलेज वो अपने तजुर्बे से हासिल करता है, वहां से मामला शुरू होता है। जो रैशनलिस्ट है उन्होंने कहा नहीं, इंसान के आइडियाज उसकी प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है, रीजन सबसे बड़ी सोर्स ऑफ नॉलेज है, रीजन सबसे बड़ी हकीकत है, उसके बाद फलसफा करना शुरू करो। समझ में? यानी इसको बोलते हैं फाउंडेशनलिज्म, यानी कहीं से तो शुरू करना है ना। और जाहिर सी बात है इनमें से किसी भी फाउंडेशन का कोई सबूत तो है नहीं ना, ये तो बातें हैं। कांट की 12 कैटेगरीज का क्या सबूत है? यानी एक बात है। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, इन्होंने कहा नहीं भाई, हम किसी फाउंडेशन को नहीं मानते, ये बातें हैं। डेकार्ट ने एक बात कर दी, डेकार्ट की तो खैर बात गलत ही साबित हुई। देखिए उसने क्या कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। भाई आई तो मार गया ना, ये जो मैं था ना, मैं इंसानों की मैं तो मार गया सिगमंड फ्रॉइड। देखिए भाई मैं क्या हूं, मैं माइंड हूं, मैं बॉडी हूं, मैं कॉन्शियस हूं, मैं सबकॉन्शियस हूं, मैं एड हूं, मैं ईगो हूं, मैं सुपर ईगो हूं, मैं क्या हूं? मेरे इतने टुकड़े हैं भाई, मैं एक नहीं हूं। यानी जो फ्रेडरिक नीचा था वो खुदा को मार गया, फ्रॉइड था वो इंसान को मार गया, यानी मैं को मार गया। तो मैं क्या है? यानी मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं ये कहते हैं कि आप ह्यूमन नेचर को डिफाइन नहीं कर सकते। यानी आप ये नहीं कह सकते कि भाई ह्यूमन नेचर इसे कहते हैं, यानी डीपेस्ट लेवल ऑफ सेल्फ क्या है हमें नहीं पता। यानी कि जो है ना डीपेस्ट लेवल ऑफ सेल्फ, मेरे डीपेस्ट लेवल सेल्फ ये है, नहीं क्या क्या हमें नहीं पता क्या है। यानी कोई अंडरलाइन स्ट्रक्चर नहीं है, अपीयरेंस है, जो मैं सामने से हूं मैं वही हूं भाई, अंदर क्या ढूंढ रहा हूं? डीपेस्ट लेवल ऑफ सेंस क्या है? ये फ्रॉइड ने किया ना, एड, ईगो, सुपर ईगो। फ्रॉइड देखे, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, फ्रॉइड जो था ना, फ्रॉइड की बड़ी अजीबोगरीब थ्योरीज भी हैं। फ्रॉइड बहुत बड़ा विजडम राइटर है। फ्रॉइड को पढ़ना लाजमी है। सिगमंड फ्रॉइड जो है ना, उसने 20वीं सदी शेप करी है। यानी जो 5-6 नाम ले सकते हैं ना आप, जैसे डार्विन है, जैसे नीचा है, जैसे आइंस्टाइन है, जैसे सिगमंड फ्रॉइड है, जैसे कार्ल मार्क्स है, ये सारे इस तरह के सारे यहूदी थे और जर्मन थे, सिवाय नीचा यहूदी नहीं था, लेकिन इन लोगों ने दुनिया शेप की है। तो फ्रॉइड उन लोगों में से जिन्होंने दुनिया शेप की है। लेकिन फ्रॉइड की बहुत ही अजीबोगरीब थ्योरीज भी होती हैं। यानी मैं कल परसों एक थ्योरी पढ़ रहा था, फ्रॉइड बोलता है उसके इस पेपर का नाम है एनल एरोटिसिज्म। थोड़ी सी बात अडल्ट हो जाएगी, लेकिन वो कहता है कि जो बच्चे बचपन में वॉशरूम नहीं जाते ना, और 2-2, 3-3 दिन नहीं जाते और अपने अंदर ही रखते हैं, वो बच्चों में बड़े होकर एनल एरोटिसिज्म बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। यानी वो लोग पीछे से सेक्स करने को ज्यादा पसंद करते हैं, यानी जिसको, और फिर सिविलाइजेशन उनको ये चीज अलाउ नहीं करती। क्रिश्चियन से मतलब मोरालिटी में तो ये सोडोमी कहलाती है, वो तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते ये। तो कहता है फिर वो लोग, उन लोगों को जब ये एरोटिसिज्म की तस्कीन नहीं मिलती तो वो लोग बहुत ज्यादा कंजूस हो जाते हैं।
यानी कहां से क्या चीज जोड़ी उसने, आप देखें सिगमंड फ्राइड ने। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में उसका बताया था पीनस एनवी का, तो सिगमंड फ्राइड की इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज हैं अजीबोगरीब। तो सिगमंड फ्राइड ने आई को तो मार दिया ना उसने। तो पता चला मॉडर्निज्म की कुछ बेसिस थी, उन बेसिस पे हमला किया, साइंस पे हमला किया कि यार साइंस आप किधर ले जा रहे हो, ये तो पावर के लिए। मिशेल फूको का सारा काम यही है कि नॉलेज को आप लोग पावर के लिए यूज कर रहे हो। दूसरा हमला फाउंडेशंस पे किया, ये जो फलसफे की फाउंडेशन है डेकार्ट की, कांट की, उन्होंने कहा भाई कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई ह्यूमन नेचर ही नहीं है, कोई इंट्रिंसिक, सब जो एक्सटर्नल नजर आ रहा है बस यही है, आप इंट्रिंसिक जानने की कोशिश ना करो। तो इस तरह इन्होंने कुछ बुनियादी चीजों पर हमले किए, साइंस पे हमला किया, फाउंडेशनलिज्म पे हमला किया। एक और आपको बताता हूं, जैसे एसेंस होता है ना, एसेंस, ह्यूमन एसेंस, हर चीज का एक एसेंस होता है। फलसफे की दुनिया में हर चीज का एक एसेंस होता है। एसेंस कहते हैं वो चीज, यानी कि अगर उसमें से वो चीज निकाल ली जाए तो वो चीज ना रहे। यानी अगर मेरा एक हाथ काट दो तो क्या मैं अली हूं? मैं बिल्कुल अली हूं भाई। मेरा एक और हाथ काट दो तो फिर भी मैं अली हूं, मैं बिल्कुल अली हूं। मेरी दोनों टांगे भी काट दो तो क्या मैं अली रहूंगा? मैं अली रहूंगा। मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट कर दो, मैं अली रहूंगा, मैं रहूंगा। मेरे में से ऐसी कौन सी चीज निकाल दी जाए कि मैं ना रहूं, वो मेरा एसेंस है। समझ गए? अब ये फलसफे में एसेंस हमेशा से ढूंढा, एसेंस और अपीयरेंस। अगर आपने ग्रीक फिलॉसफी पढ़ी हो, वो सारी एसेंस की फिलॉसफी है। तो जो पुराने जो फिलोसोफर थे, जैसे अफलातून हो गया, अरस्तु हो गया, ये लोग कहते थे इंसान का एसेंस जो है उसका सोल है, रूह। उनका जो रूह का तस्वुर था वो और था। वो जो डाइजेस्टिव हम लोग खाना हजम करते हैं वो भी रूह करती थी उस जमाने में, क्योंकि पता नहीं होता था ना रूह कैसे खाना हजम करती है, जिस्म कैसे खाना हजम करता है। तो वो रूह का काम समझते थे खाना हजम करना भी, और ये जो हम रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये भी वो रूह का काम समझते थे। लेकिन पुराने जमाने में ग्रीक फिलॉसफी में इंसान के एसेंस को बोलते रूह, यानी समझ रहे, एसेंस। इसी तरह एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी, ये जो कमूस और सार्टर वगैरह, इन लोगों ने कहा कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी आप दुनिया में आ गए हो फिर अपना एसेंस ढूंढो। नीचे ने कहा विल टू पावर इंसान का एसेंस है, यानी विल टू पावर, हवाई बात है लेकिन विल टू पावर, यानी यही है, पिछले वाली की बातों को हवाई बोल के अपनी हवाई बात दे जाओ। इसी तरह सिगमंड फ्राइड ने कहा ये जो हमारी लिबिडिनल इन्फ्लुएंसेस हैं, ये जो हमारी लिबिडो है, ये हमारा मेन एसेंस है। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, इन्होंने कहा नहीं भाई, इंसान का कोई एसेंस नहीं है, कोई फिक्स्ड एसेंस नहीं है। हर चीज जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, हर चीज कंटिंजेंट है, हर चीज एक चांस पे हुई है। इंसान का कोई, आप नहीं बता सकते कि इस इंसान का ये एसेंस है। क्या एसेंस है? यानी वो चीज जो उस चीज में से निकाल ली जाए तो वो चीज ना रहे, उसको एसेंस बोलते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट ने कहा नहीं, रूह तो खैर होती नहीं, रूह यानी मॉडर्न फिलॉसफी में रूह को तो मानते ही नहीं है, कि रूह है, कि ज्यादातर फिलोसफर्स नहीं मानते, तो रूह को तो निकाल दो, फिर एसेंस क्या है इंसान का, तो वो नहीं मानते। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि इंसान का कोई एसेंस नहीं, कोई डिफाइंड एसेंस नहीं है, हर चीज चांस पर है, हर चीज टाइम पर है, हर चीज जो, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो प्लेटो था ना, अफलातून, इसने क्या कहा था? इसने कहा था नो दाई सेल्फ, यानी अपने आप को जानो, यानी कुछ है अंदर ना जिसको जानो। फ्रेडरिक नीचा ने क्या कहा? फ्रेडरिक नीचा ने कहा क्रिएट योर सेल्फ, यानी अपने आप को पैदा करो, अपने आप को क्रिएट करो। फर्क देख रहे हैं? एक चीज आपको अंदर ले जा रही है, नो योर सेल्फ, एक चीज है क्रिएट योर सेल्फ। बात समझ रहे हैं? ये चेंज है ना एटीट्यूड का। तो यानी मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दी। मॉडर्निज्म, ये जो दुनिया मॉडर्न हुई थी, ये कुछ फंडामेंटल बेसिस पे खड़ी हुई थी। जो पोस्ट मॉडर्निस्ट आए, उन्होंने इन बेसिस पे अटैक शुरू किया। पहला अटैक साइंस पे किया, मैंने आपको बताया। फिर ये जो फिलोसफी की फाउंडेशंस होती हैं, इन्होंने कहा नहीं भाई ये फाउंडेशन तो ऐसी बातें की हुई हैं, डेकार्ट ने, कांट ने, कौन सी 12 कैटेगरीज, कैसे सबूत है इसके पास? फिर मैंने आपको बताया एसेंस, उसने कहा इंसान का कोई एसेंस नहीं है, कोई अंडरलाइन स्ट्रक्चर नहीं है, हर चीज यानी कि सोशल कॉन्स्ट्रक्ट में समझी जाती है। यानी अगर आपको
दरख्त किसे कहते हैं ये पता चलना है तो आपको ये पता होना जरूरी है कि पत्ते किसे कहते हैं, शाखें किसे, तो फिर आपको दरख्त का मतलब समझ में, कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है। तो ये मॉडर्निज्म जिन बेसिस पे खड़ी थी, पोस्ट मॉडर्न राइटर्स ने उन पे हमला करना शुरू किया। जैसे एक और मैं आपको बात बताता हूं, एक और पुरानी फिलॉसफी में एक और तसव्वुर है टीलियोलॉजी का। ये अरस्तु का तसव्वुर है। अरस्तु कहता है जनाब हर चीज का एक फाइनल कॉज होता है। फाइनल कॉज यानी कि भाई इसमें हर चीज का एक मकसद है, कोई भी चीज इस दुनिया में बेमकसद नहीं है। ये अरस्तु का जो 4 कॉजेज हैं उसमें फाइनल कॉज कहते हैं इसको। हर चीज का एक फाइनल कॉज होता है, उसको टीलियोलॉजी कहते हैं। ये जो पोस्ट मॉडर्न फिलोसफर्स हैं ये कहते नहीं कोई फाइनल कॉज नहीं है किसी चीज का, ये बातें हैं, यानी कि कोई फाइनल कॉज नहीं, आप अपना कॉज खुद बनाओगे। जैसे हेगल ने कहा ना, यानी हेगल और मार्क्स ये कहते थे कि हिस्ट्री का एक इंट्रिंसिक पर्पस है, ये जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसका एक इंट्रिंसिक पर्पस है। यानी आपको हेगल की एक बात बताऊं, थोड़ा सा साइड नोट हो जाएगा, लेकिन हेगल आप और भी फिलोसफर्स को पढ़ते हैं, जब आप उनके सिस्टम्स देखते हैं ना, हेगल का सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है। यानी हेगल का सिस्टम इतना बड़ा हो गया था कि एंड में उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। यानी हेगल के सिस्टम से कुछ भी बाहर नहीं है। जैसे कांट के सिस्टम में तो आप फिनोमेना तक हैं, उसने साइंसदानों को बोला कि बाबा तुम जितना भी जाओगे फिनोमेना तक जाओगे, हकीकत तक तुम नहीं जा सकते। वैसे ये बात सही लग रही है, हकीकत तक तो नहीं पहुंच सकते, खैर, लेकिन हेगल ने कहा कि नहीं, कोई भी चीज इंसान की नोइंग से बाहर नहीं है, हम हकीकत तक जाएंगे। यानी ये जो हेगल मॉडर्न फिलोसफर्स में पहला फिलोसोफर था जिसने कलेक्टिव फिलोसफी करी, यानी उसने सारे इंसानों को एक रूह में बांध दिया, गाइस्ट में। उसने कहा ये गाइस्ट जो है ये अभी तो अनकॉन्शियस है लेकिन कॉन्शियसनेस के सफर पर है, फ्रीडम तक पहुंच जाएगी। ये हेगल का बड़ा सिस्टम है और उसकी सोशल फिलोसफी है। हाँ, तो टीलियोलॉजी यानी हर चीज का एक मकसद होता है। पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसफर्स ने कहा नहीं भाई, कोई मकसद नहीं भाई, ये अपना मकसद खुद ही ढूंढ लो, फाइनल कॉज नहीं, कोई फाइनल कॉज नहीं है। हर चीज सोशल कंस्ट्रक्ट है, हर चीज कंटिंजेंट है, हर चीज टाइम पर है, चांस पर है। आपको एक बात बताऊं, स्पिनोजा की एक बात आई है दिमाग में। देखिए स्पिनोजा जो था ना, हालांकि आप उसको पढ़े तो ऐसा लगता है कि वो एक रिलीजियस फिलोसफर है, लेकिन स्पिनोजा का भी जो सिस्टम है ना, स्पिनोजा ने भी ये कहा है कि इस कायनात की कोई टीलियोलॉजी नहीं है, कोई फाइनल कॉज नहीं है, आखिरी मकसद नहीं है। देखिए, जब आप ये कह देते हैं ना कि इस चीज का कोई मकसद ही नहीं है, इसका मतलब इसका कोई बनाने वाला भी नहीं है। यानी स्पिनोजा ने ये कहा था कि ये यूनिवर्स जो है ना, ये सेल्फ कॉज्ड है। भाई सेल्फ कॉज्ड तो सिर्फ खुदा हो सकता है, तो क्या ये कायनात खुदा है? स्पिनोजा के बारे में किसी ने बड़ा अच्छा बोला कि ही वॉज अ गॉड इंटॉक्सिकेटेड एथियस्ट। खुदा मस्त धैर्या। तो हाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा, मॉडर्निज्म, ये दुनिया जब मॉडर्न हुई कुछ बुनियादों पर हुई थी। उन बुनियादों पर जिन लोगों ने हमले किए, और सही हमले किए, बहुत सारी बातें सही भी करी, उनको पोस्ट मॉडर्निज्म का नाम दिया गया। कुछ लोगों ने साइंस के बारे में, मैंने आपको साइंस का बताया, कुछ लोगों ने फिलॉसफी की फाउंडेशनलिज्म को चैलेंज किया, कुछ लोगों ने कहा इंसान का एसेंस नहीं होता, कुछ लोगों ने कहा इस कायनात की कोई टीलियोलॉजी नहीं है। और आपको बताऊं, एक और जो सबसे बड़ा हमला किया पोस्ट मॉडर्निस्ट ने मॉडर्निज्म की बुनियाद पर, जो मॉडर्निटी है ना, जो मॉडर्न दौर शुरू हुआ, वो शुरू हुआ था एक लफ्ज पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज था, वो लफ्ज है रीजन। इसको एज ऑफ रीजन बोलते हैं। यानी पहले तो डार्क एजेस, मिडिल एजेस, फिर रेनेसांस जिसमें आर्ट और मेडिची फैमिली, और दोबारा से वापस ग्रीक फिलॉसफी पे जाओ, क्रिश्चियनिटी को कम करो, उसको एज ऑफ रेनेसांस के बाद रेफॉर्मेशन, क्रिश्चियन रेफॉर्मेशन, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान लड़ाइयां। यार एक वाकया आया है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान लड़ाइयों का, बड़ा जबरदस्त वाकया, इसको द मैसेकर ऑफ सेंट बार्थोलोम्यू बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है, लेकिन सुनाऊंगा तो खैर 5-8 मिनट लग जाएंगे। खैर, एज ऑफ रेनेसांस, दोबारा से आर्ट की तरफ जाओ, दोबारा से ग्रीक माइथोलॉजी की तरफ जाओ, गॉथिक आर्ट को छोड़ो,
एज ऑफ, अच्छा, रेनेसांस, रेफॉर्मेशन, रीजन 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 रीजन, अकल, हर चीज को अकल पर परखो। फिर कुछ फिलोसफर्स ऐसे आए जिन्होंने रीजन को चैलेंज कर दिया। भाई फ्रेडरिक नीचा ने तो रीजन के साथ जो किया है ना, बर्बाद कर दिया उसने रीजन को। डेविड ह्यूम ने भी किया है, इसमें कोई शक नहीं। डेविड ह्यूम पहला आदमी था जिसने रीजन पे हमला किया, बहुत बड़ा हमला किया। लेकिन सबसे बड़ा हमला नीचा ने किया। अगर आपने इसकी, यार कुछ लोग मुझसे बोलते हैं नीचा को पढ़ना कहां से शुरू करें, ये ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स। अगर आपको नीचा को पढ़ना शुरू करना है, आप इस किताब से शुरू करें। आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछेंगे तो वो कहेंगे वो जो उसकी किताब है डॉन, वो पढ़े। नहीं, मेरी राय होगी ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स पढ़ें। इस किताब के पहले 5-10 पेजों पर इसने जो रीजन के साथ किया है ना, यानी इसने बोला कि यार फलसफे के सारे मसले इसलिए शुरू हुए कि वो बंदर सुकरात और ये स्पाइडर कांट हमें रीजन में उलझा गए। सुकरात को बंदर बोला इसने, और ये कांट भी रीजन का तो इमाम है। कांट रीजन का इमाम है कांट। भाई उसने जो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन लिखी, उसने, नीचा ने कहा नहीं यार अकल तो नहीं है भाई, 50 इंस्टिंक्ट्स भी तो कोई चीज है, इमेजिनेशन भी तो कोई चीज है, सेक्स ड्राइव भी तो कोई चीज है, पैशन भी तो कोई चीज है, सिर्फ अकल। भाई नीचा ने कहा, यानी उसने कहा कि यूनानी फलसफे का जवाल शुरू हुआ सुकरात और अफलातून से। बात समझ रहे मैंने क्या बोला? हम लोग कहते ना यो सुकरात और अफलातून हो फलसफे के अब्बू, नहीं, उसने कहा फलसफे का जवाल शुरू हुआ यूनान से और अफलातून, यूनानी फलसफे का जवाल शुरू हुआ सुकरात से और अफलातून से, क्योंकि ये हमें रीजन में फंसा गए। अगर आपने यूनानियों की तारीख पढ़ी हो तो जो होमेरिक आइडियल्स थे वो पैशन पे थे, गैरत, ताकत, छा जाओ, पकड़ लो, हिम्मत, इंस्टिंक्ट्स, ड्राइव। बोला ये साला में नो योर सेल्फ में, रीजन में फंसा गया। भाई रीजन से जिंदगी जी जाती है, आगे बढ़ना है तो आपको ड्राइव चाहिए, पैशन चाहिए। तो रीजन पे बहुत बड़ा हमला किया नीचा ने, रीजन पे हमला किया डेविड ह्यूम ने। रीजन पर और भी जो जिन लोगों ने बड़ा हमला किया ना, उनमें सबसे बड़ा नाम है रूसो। रूसो ने बहुत बड़ा हमला किया रीजन पर। यानी उसने बोला कि ये जो सिविलाइजेशन हम लेके जा रहे हैं, ये कहां ले जा रहे हैं, ये उसने बताया कि यार इमेजिनेशन भी कोई चीज होती है, पोएट्री भी कोई चीज होती है, आर्ट भी कोई चीज होती है। ये असल में ये जो इंग्लैंड और अमेरिका अब और वैसे इंग्लैंड, ये जो यूटिलिटेरियन है ना, बस 2 + 2 = 4 पैसे, बस ह्यूमन हैप्पीनेस, पैसे, फाइनेंशियल हैप्पीनेस। तो ये जो रूसो था, इसने कहा नहीं भाई ये हर चीज रीजन नहीं है। तो मैंने आपको क्या कहा, कुछ मॉडर्निज्म की कुछ फाउंडेशंस थी, उन पर हम उनके खिलाफ बोले कुछ लोग, उनको पोस्ट मॉडर्न कहते हैं। साइंस के खिलाफ बोले, फाउंडेशनलिज्म के खिलाफ बोले, एसेंस के खिलाफ बोले, टेलियोलॉजी के खिलाफ बोले, रीजन के खिलाफ बोले। नीचा ने रीजन के खिलाफ बहुत बोला। नीचा ने बोला ये साला प्लेटो हमें फंसा गया रीजन में, ये कांट हमें फंसा गया रीजन में, रीजन से थोड़ी जिंदगी जी जाती है। इसी तरह मैंने आपको और नाम भी बताया, डेविड ह्यूम ने भी रीजन के खिलाफ बोला, और रूसो ने तो पहला अटैक किया रीजन पे। यानी जो मॉडर्निज्म जिन बुनियादों पर खड़ी थी, कुछ लोगों ने उन बुनियादों को हिट किया, उनको पोस्ट मॉडर्न का नाम दिया गया। रूसो की एक बात बताऊं आपको, बहुत अजीब बात है यार, आप लोग शायद आप लोगों को अच्छी ना लगे। मैं ना आमतौर पर बायोग्राफीज नहीं पढ़ता, ऑटोबायोग्राफीज नहीं पढ़ता, मैंने किसी की नहीं पढ़ी। वो बचपन में कायदे आजम की पढ़ी थी, जो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनकी बहुत सारी पढ़ी थी, लेकिन वो पढ़ी थी जब मैट्रिक में थे। यानी हेक्टर बलीथो वाली पढ़ी थी, फातिमा जिन्ना वाली पढ़ी थी, एसके मोजमदार वाली पढ़ी थी। वो एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, खुशवंत सिंह या पता नहीं कौन, उन्होंने लिखी थी, उनकी पढ़ी थी। स्टैनली वॉलपर्ट की पढ़ी थी। बस कायदे आजम की पढ़ी थी बचपन में जब हमें शौक होता था। उसके अलावा मैंने बायोग्राफीज नहीं पढ़ी, किसी की भी नहीं पढ़ी।
और मैंने लाइफ में कभी सेल्फ हेल्प बुक्स भी नहीं पढ़ी, हालांकि मेरे घर में सारी रखी हुई हैं, वो मेरी वाइफ पढ़ती है। मेरी बेगम को बहुत शौक है वो एटॉमिक हैबिट्स और 7 हैबिट्स और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मैंने नहीं पढ़ी आज तक। अच्छा, तो लेकिन मैंने 2 ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी हैं। एक मैंने सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो की पढ़ी है, बहुत मजा आया, वो खोल के रख दिया उन्होंने सब कुछ। एक मैंने ये रूसो की पढ़ी है, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। यानी इतना खुल के लिखा है, मतलब उसने, यानी आप अगर शुरू की आधी पढ़े तो बहुत मजा। एंड में तो वो जो इंसाइक्लोपीडिया ग्रुप था उसकी सियासतें और वो सब थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन जो उसने अपनी बचपन की बातें लिखी हैं, जो रोमांटिक बातें लिखी हैं, यानी उसने एक वाकया लिखा यार थोड़ा अजीब सा वाकया। वैसे तो उसने बहुत कुछ लिखा, मैंने ये चोरी करके भाग गया, मैंने ये कर दिया, ये जला दिया, ये वो बड़ा मस्त शरीर बच्चा था। लेकिन वो बता, जब वो 13-14 साल का था ना, तो ये रूसो की बात हो रही है। बहुत बहुत असर है रूसो, अगर आप इंपैक्ट के हिसाब से देखें ना, रूसो का बहुत, अबे रूसो का कार्ल मार्क्स पे असर था भाई। कार्ल मार्क्स जिसने दुनिया को हिला दिया, वो रूसो के, अगर आप मैन्यूस्क्रिप्ट जो उसकी जो फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट जो उसकी 1885 के हैं, जो कार्ल मार्क्स के, वो आप पढ़े, आपको लगेगा सीधा सीधा रूसो के असर में है वो। तो हाँ, रूसो ने लिखा कि वो जब 13-14 साल का था ना, इस उम्र के जो लड़के होते हैं उनमें बहुत, यानी नए नए प्यूबर्टी हिट की होती है, तो बहुत उनको समझ में नहीं आ रहा होता क्या करें। तो और ये बात सच है। तो रूसो लिखता है कि यार मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। वो दुकान पे काम करता था, या यतीम था, या शायद घर छोड़ के भागा था। तो वो जिस औरत की दुकान पे काम करता था वो 35-40 साल की थी। कह रहा है मुझे उससे, जिस लड़की को देखता था उससे प्यार हो जाता था। ये लड़की से भी प्यार हो गया दुकान पे। खैर एक दिन को गलती की, उस औरत ने चंबे कराए इसको। फिर इसको यार समझ में आया कि यार मैं 13-14 साल का, वो मुझे अपने मालिक मकान की तरह, मुझे नौकर की तरह ट्रीट कर रही है, मैं कहां सोच रहा हूं। खैर उसने एक वाकया लिखा रूसो ने कहा कि मैं क्या करता था कि मैं जब 13-14 साल का था, रूसो कह रहा है, तो मैं क्या करता था, शाम के वक्त ना, जब ऐसा दिन रात मिल रहा होता है, रोशनी जरा कम होती है और ऐसे सुनसान किस्म की जो गलियां होती हैं, मैं वहां जाता था। और वहां अगर दूर कोई लड़की वगैरह खड़ी होती थी, खवातीन खड़ी होती थी, इतना दूर के मैं पकड़ा ना जाऊं, तो मैं उनको देख के ना दूर से, मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, तो मैं उनको देख के अपनी पैंट्स उतार लेता था। और फिर उसने लिखा कि एक आध बार तो मैं पकड़ा भी गया और वहां से भागा। तो पढ़ने वाली किताब है रूसो की, जो कन्फेशंस है। और भी बहुत अच्छे अच्छे वाकयात लिखे हैं इसमें। तो हाँ, तो मैंने आपसे क्या कहा, मॉडर्निज्म की कुछ बेसिस थी। उन बेसिस पे जब हमला हुआ, उन लोगों को पोस्ट मॉडर्निस्ट का नाम दिया गया। जैसे साइंस पे हमला किया, फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस पे हमला किया, इन्होंने कहा कोई एसेंस नहीं होता, इन्होंने कहा कोई टेलियोलॉजी नहीं है दुनिया की, इन्होंने कहा रीजन सब कुछ थोड़ी है यार, इंसान की फैकल्टी, एक फैकल्टी रीजन है ना, और 50 फैकल्टीज भी तो हैं। नीचा ने कहा हम पावर के लिए जी रहे हैं, फ्रॉइड ने कहा हम सेक्स के लिए जी रहे हैं, और भी तो फैकल्टीज हैं, पैशन है और ड्राइव्स हैं, क्या क्या है। तो रीजन पर हमला किया इन लोगों ने। तो और मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं जो कॉमन हैं पोस्ट मॉडर्न राइटर्स की। पोस्ट मॉडर्न राइटर्स ने कहा, देखें अब हम ऐसे दौर में आ गए हैं कि अब कोई मेटा नैरेटिव इतना सीरियस नहीं लेता, कोई मेटा नैरेटिव को, यानी रिलीजन को, मार्क्सिज्म को, कोई भी मेटा नैरेटिव। अब लोगों को पता है सारे मेटा नैरेटिव्स ये इंसानों के बनाए हुए हैं, अपने हालात से गुजरे हुए हैं, चांस पे हैं, किसी आदमी ने कह दिया, कोई बड़ा आदमी आ गया, किसी ने लिख दिया, ये सारे इंसानों के बनाए हुए हैं, उनको चेंज भी किया जा सकता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ना, जब ये जो बोर्जवाजीज थे ये ऊपर आ गए, इससे ना वेस्टर्न माइंडसेट पर बड़ा असर पड़ा। ये थोड़ी बारीक बात है, मैं आपको कोशिश करूंगा समझा सकूं। हुआ ये कि देखिए, जो यूरोपियन सोसाइटी थी ना, ये बड़ी क्लास बेस्ड सोसाइटी थी। ये लॉर्ड्स, ये और एक क्लास का आदमी दूसरी क्लास में नहीं घुस सकता, दूसरे बहुत। अगर आपको इनकी क्लासेस के बारे में समझना है ना, आप उसको पढ़ें, मार्शल प्रूस्ट को। मुश्किल है, बहुत बड़ा नॉवेल है, 1 साल लग जाता है पढ़ते पढ़ते, इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम। और बहुत बोरियत भी है, 15-15 पेजेस में बकवास, लेकिन जब वो अपनी विजडम देता है और साइकोलॉजी देता है और इमोशंस देता है, हिला के रख देता है।
इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, मार्शल प्रूस्ट। वो उसने फिर आपको इनके तबकात के बारे में समझ में आएगा, जो क्लास बेस्ड सोसाइटी थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि वो निचली क्लास ऊपर आ गई, यानी पूरा जमाना उलट हो गया। जो अच्छाइयां थी वो बुराइयां बन गई। जो भाई हर क्लास की अपनी मोरालिटी होती है ना भाई। देखिए जैसे लॉर्ड्स होते हैं, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनका चलना फिरना, उनका अपना एक हिसाब किताब होता है, उनकी मोरालिटी और होती है। अब निचला तबका ऊपर आ जाए तो उसकी मोरालिटी और होती है। तो वो यूरोपियंस ने कहा कि यार ये क्या हो गया, यानी कल तक हम जो अच्छा समझते थे अब वो बुरा है, जो बुरा समझते थे वो अच्छा है, यानी जो गलत था वो सही हो, बहुत बुरा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जबान के बारे में लोग कहते हैं कि यार जबान जब पढ़े लिखे लोगों में जाती है, लॉर्ड्स वगैरह में, अमीर लोगों में जाती है तो वो और निखरती है, यानी कि आइए बैठिए, अरे चाय लीजिएगा। और वही जबान जब गरीब इलाकों में जाती है, पढ़े लिखे कम लोगों में जाती है तो वो जबान सख्त हो जाती है कि इधर आइयो बैठियो, यानी। और फिर जब उलट हो गया तो वो निचला तबका ऊपर आ गया। तो वो देखिए मैं आपको क्या बोलूं, इंसानी साइकोलॉजी क्या है कि अगर गरीब आदमी इधर आइयो बोल रहा है तो हमें, यानी छोटे इलाके का आदमी, तो हमें इधर आइयो बुरा लगेगा, और आइए जो अमीर आदमी बोल रहा है वो अच्छा लगेगा। अगर यही इधर आइयो पढ़ा लिखा अमीर लॉर्ड्स वगैरह का तबका बोल रहा है तो हमें इधर आइयो अच्छा लगेगा। हम कहेंगे यार क्या नफीस जबान है, इधर आइयो, यानी क्या आपने एक नगमगी डाल दी इसमें। और इधर आइए ये जाहिल लोग कैसे बोलते हैं इधर आइए, समझ रहे हैं, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो पूरा माशरा उल्टा पुल्टा हो गया, सारी मोरालिटी सारा। तो यार यूरोपियंस ने कहा कि ये सही गलत हो गया, गलत सही, सिर्फ नीचे के लोग ऊपर आ गए ना। एक पता नहीं मैं समझा पाया हूं कि नहीं, सिस्टम चेंज हो गया ना। तो यार बहुत सारे यूरोपियंस ने ये कहा कि यार इसका मतलब सच तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये सब तो ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है यार, हमारा, हम खुद क्रिएट करते हैं ये चीजें। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब वक्ती है, कभी बुरा अच्छा हो जाएगा, कभी यूं अच्छा हो जाएगा, ये तो सब आने जाना है। तो ये एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक चीज और लोगों में, और जो पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर थे 20वीं सदी के, उन्होंने तो बिल्कुल बोला कि ट्रूथ भी एक ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, सब सब्जेक्टिव है। यानी ट्रूथ, और रिचर्ड रोटी ने तो लिखा भाई कि हम ये जो ट्रूथ ढूंढ रहे हैं ना, कि एक रियलिटी है, एक ट्रूथ है, इस अपीयरेंस के पीछे एक रियलिटी, उसने कहा भाई कोई रियलिटी नहीं है, यही है, ये जो एक्सट्रिंसिक है ना यही है, इंट्रिंसिक कुछ नहीं है, यही रियलिटी है। उसने कहा ये तो एक रोमन और ग्रीक फलसफे की रेजिड्यू है कि हम एक सच्चाई ढूंढ रहे हैं, उस सच्चाई तक पहुंचना, कोई सच्चाई नहीं है भाई। तभी तो इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रूथ एज, कोई सच्चाई नहीं है। देखिए नीचा ने कहा था कि व्हाट वी कॉल ट्रूथ आर जस्ट यूजफुल लाइज, यानी किस सच्चाई को ढूंढ रहे हो भाई। देखिए पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर से एग्री करना बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूं। मैं आपको कभी भी ये मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आपसे नहीं कहूंगा कि आप इन चीजों से एग्री करें कि इंसान का कोई एसेंस नहीं होता, इस दुनिया का कोई इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर, इंट्रिंसिक नेचर नहीं है, कोई ह्यूमन इंट्रिंसिक नेचर नहीं है, कोई टेलियोलॉजी नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, साइंस ये है वो है। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूं ये पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर्स की ये मेंटेलिटी है कि ये ट्रूथ भाई 2500 साल हो गए, आपको जब नहीं मिला कोई ट्रूथ तो बस छोड़ दो ना, दूसरे काम कर लो, होगा नहीं होगा अलग बहस है। रिचर्ड रोटी ने कहा ये सवाल बेमानी हो गया है कि हमको हकीकत जाननी है इस भाई। और जो लोग ट्रूथ की बातें करते हैं वो कहते हैं भाई क्यों छोड़ दें, यानी ये इतना बड़ा कायनात चल रही है, यानी इसके पीछे कोई ट्रूथ ही नहीं है, इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, ये सारा निजाम ऐसे ही चल रहा है। तो रिचर्ड रोटी वगैरह ने कहा कि भाई जब 2500 साल से तुमने कुछ नहीं पता, 1 इंच भी तुम आगे नहीं बढ़ सके तो छोड़ दो, ये सवाल ही बेफालतू है। तो ये पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर्स का एटीट्यूड, इन्होंने कहा ट्रूथ को छोड़ दो, रीजन को छोड़ दो नहीं, यानी इन्होंने रीजन की लिमिटेशन बताई, इन्होंने कहा टेलियोलॉजी को छोड़ दो, एसेंस को छोड़ दो, इस तरह की इन्होंने बातें करी, जो जिस पे मॉडर्निज्म रीजन पे खड़ी थी। इन्होंने कहा रीजन में सावा निकाल दी इन्होंने, रीजन ही सिर्फ फैकल्टी नहीं है, ह्यूमन फैकल्टी, और 50 चीजें भी हैं। देखिए डार्विन ने, नीचा ने और फ्रॉइड ने ये कहा कि हर चीज जो है ना वो चांस की पैदावार है, कंटिजेंसी की पैदावार है, वक्त की पैदावार है, हमारा जमीर भी। और विटगेनस्टाइन ने कहा हमारी लैंग्वेज जो है इट्स ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड चांस, यानी जो उसके लैंग्वेज गेम्स हैं
तो ये पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज हैं। और आपको पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज बताऊं, अच्छा, एक पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडिया एक लिटरेरी थ्योरी में, हार्मेन्यूटिक्स में इसने किस तरह से असर डाला, ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, जो पोस्ट मॉडर्न राइटर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि किसी भी टेक्स्ट का कोई फाइनल इंटरप्रिटेशन नहीं है। देखिए, अगर किसी चीज की, बाइबल है भाई, 2000 साल से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि आप टेक्स्ट को फाइनल इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि यार ये जो मैंने इंटरप्रेट किया ना, ये आखिरी है। ऐसा नहीं है। पोस्ट मॉडर्निस्ट ये नहीं कह रहे कि हर इंटरप्रिटेशन एक जैसी है, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कोई इंटरप्रिटेशन, इन पर ये इल्जाम लगता है यार तुम तो कह रहे हो हर इंटरप्रिटेशन एक जैसी है, नहीं, ये कह रहे हैं कोई भी इंटरप्रिटेशन फाइनल नहीं है और तुम लेजिस्लेट नहीं कर सकते कि किस चीज को कैसे इंटरप्रेट करना है। इसको बोलते हैं डेथ ऑफ द ऑथर, यानी तुमने एक चीज लिख दी, वो तुम्हारी नहीं रही, अब वो अब मेरी हो गई जो मैं पढ़ रहा हूं। और हर चीज सब्जेक्टिव है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करके उसको समझूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा इससे क्या मतलब था जब तुमने ये चीज लिखी थी। मैं इसको जैसे समझ रहा हूं, मेरे लिए ये चीज वही है। इसको डेथ ऑफ द ऑथर भी बोलते हैं, यानी कि इंटरप्रिटेशन फिक्स नहीं, यानी गालिब अगर आके मुझे ये कहें कि भाई मेरे शेर का ये मतलब है, तो मैं कहूंगा नहीं भैया, मैंने जैसे समझा है ना, मैं तो वैसे ही समझूंगा। यानी मुझे, यानी डेथ ऑफ द ऑथर, यानी आपकी अब कोई पावर नहीं रही उस पर, टेक्स्ट पर, मैं इंटरप्रेट करूंगा अपने हिसाब से। लेकिन हर इंटरप्रिटेशन इक्वल नहीं है, ये नहीं है, पोस्ट मॉडर्निस्ट ये नहीं कह रहे। तो ये हर्मेन्यूटिक्स था। और कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज ये हैं जनाब के साइंस जो है, पॉलिटिक्स जो है, नॉलेज जो है, ये सब ताकत के लिए इस्तेमाल हो रही है और नॉलेज को एक कमोडिटी बना दिया गया है और इसको एंड के तौर पे यूज हासिल नहीं किया जा रहा है, इसको मीन्स के तौर पे हासिल किया जा रहा है ताकि और ताकत हासिल की जाए। सारे डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, हर इंसान अपने फायदे में डिसीजन लेता है, सारी हुकूमतें, सारा जो कुछ चल रहा है अपने फायदे में चल रहा है, कोई किसी इंसानियत के लिए नहीं चल रहा। हर चीज इंटरप्रिटेशन है, हर चीज एक इंटरप्रिटेशन है, हर चीज सब्जेक्टिव है। हर चीज इंटरप्रिटेशन का ये मतलब नहीं कि हर इंटरप्रिटेशन सही है, लेकिन हर चीज सब्जेक्टिव है। यानी ये लोग साइंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि साइंस को आप लोग जो है वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ पोस्ट मॉडर्न आइडियाज थे। रीजन के, इन्होंने रीजन पे अटैक किया, इन्होंने साइंस पे अटैक किया, इन्होंने और बहुत जो मॉडर्न दौर की फाउंडेशंस थी उन पर इन्होंने कुछ हमले किए, इसलिए इनको पोस्ट मॉडर्न कहा गया। देखिए, ये सारे पोस्ट मॉडर्न, 3-4 को तो मैंने पढ़ा है, जॉन फ्रांसवा लियोटार्ड को पढ़ा है मैंने, मिशेल फूको की किताबें पढ़ी है मैंने, डरीडा की किताबें पढ़ी है मैंने, हाइडेगर की किताबें पढ़ी है मैंने, रोटी की किताबें पढ़ी हैं। ये रिचर्ड रोटी की ये मैंने कंटिजेंसी आयरनी पिछले हफ्ते पढ़ी, मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। तो मैं आपको बॉटम लाइन देता हूं। देखिए, ये सारे जो पोस्ट मॉडर्न फिलोसफर्स हैं जिन पर पोस्ट मॉडर्निस्ट होने का इल्जाम लगाया जाता है, ये सारे नीचा, फ्रेडरिक नीचा के बच्चे हैं। इन सारों ने नीचा से आइडियाज लिए और उन पर काम किया। ये डीकंस्ट्रक्शन, जी डरीडा, उसने कहा उसने पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे अटैक कर दिया, उसने पूरे पिछले 2500 साल के फलसफे को चैलेंज कर दिया। डीकंस्ट्रक्शन समझाऊं आपको क्या होता है? बहुत जल्दी से समझाता हूं क्योंकि 50 मिनट हो गए, मेरा शायद कैमरा 1 घंटे से ज्यादा चलता नहीं है, मैं अब जल्दी जल्दी खींचता हूं। डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं कि जनाब, उसकी इसने बहुत सारी डेफिनेशंस दी, लेकिन एक डेफिनेशन उसने ये दी कि जब हम प्लेटो का फलसफा पढ़ते हैं तो प्लेटो के फलसफे में बहुत सारी डुअलिज्म्स हैं, बॉडी एंड सोल, एसेंस एंड अपीयरेंस, और भी बहुत सारी डुअलिज्म्स हैं। तो उसने कहा भाई ये डुअलिज्म आई कहां से? प्लस उसने ये कहा कि प्लेटो हमेशा सोल को, अगर हम बॉडी और सोल की बात करें, सोल को इंपॉर्टेंस देता है और बॉडी को इंपॉर्टेंस नहीं देता। क्यों भाई? ये फैसला किसने किया कि सोल इंपॉर्टेंट है, जिस्म इंपॉर्टेंट नहीं है? प्लेटो के सारे फलसफे में यही है। उसने कहा क्यों? और भी उसने ईगोसेंट्रिज्म की बात की और भी चीजों की बात की। उसने कहा हर चीज में डुअलिज्म्स है और हर दफा एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, दूसरे को कम दी जाती है। भाई ये किसने फैसला किया? इसके सबूत क्या है? उसने कहा जो चीज को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, उसको ऊपर कर दो, फिर देखो इस फलसफे का क्या होता है, वो धर्म से गिर जाएगा। इसको डिकंस्ट्रक्शन कहते हैं।
और ये आइडिया भी नीचा से लिया है। ये इसमें टॉयलेट ऑफ द आइडल्स में एक पैराग्राफ है कि हमारी लैंग्वेज में मसला है और हम पुराने अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये उससे इसने आया। आपको बॉटम लाइन बताऊं, हाइडेगर की सारी जिंदगी ये कोशिश रही कि कोई ऐसा जुमला बोल दूं जो नीचा ने ना कहा हो। डरीडा ने सारी जिंदगी ये कोशिश करी कि कोई ऐसा जुमला बोल दूं जो नीचा ने ना कहा हो। फूको ने सारी जिंदगी ये कोशिश करी कि कुछ ऐसा कर जाऊं जो नीचा ने ना कहा हो। रिचर्ड रोटी ने सारी जिंदगी ये कोशिश करी कुछ ऐसा कर जाऊं कि नीचा ने ना कहे। सब नीचा के आइडिया। बात समझ रहे हैं? ये पोस्ट मॉडर्निज्म, ये जो 4 लोग जिनको पोस्ट मॉडर्निज्म का इमाम कहा जाता है, ये सब नीचा के बच्चे हैं। अच्छा भाई, पोस्ट मॉडर्न राइटर्स पर बहुत सारे गलत इल्जाम भी लगाए जाते हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं। यानी जॉर्डन पीटरसन, यार मतलब वो आदमी जिस तरह से फेमिनिज्म से लड़ रहा है, वो आदमी जिस तरह से क्रिश्चियनिटी को दोबारा रिवाइव कर रहा है, वो कितना अजीम काम कर रहा है। फेमिनिज्म से मुराद ये जो थर्ड वेव है फेमिनिज्म की, जो खतरनाक वाली वेव है। मैं वो पाकिस्तान इंडिया वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे तो औरतों को बहुत सप्रेस किया जाता है। ये यूरोप वेस्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तो कोई पेट्रियार्की नहीं है ना यार। फिर भी तो वो जिस तरह से लड़ रहा है, लेकिन उसने पोस्ट मॉडर्निज्म पे ऐसे उल्टे सीधे इल्जाम लगाए, और जितने भी फिलोसफर्स थे उन्होंने वो वीडियोस डाली यूट्यूब पे कि क्या बोल रहे हो यार, तुम्हें पता ही नहीं है। बल्कि वो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, एली एंडरसन, उसने बोला नीचा अगर जिंदा होता तो मर जाता, दोबारा पागल हो जाता जॉर्डन पीटरसन की बातें सुन, क्योंकि वो फलसफे का आदमी नहीं है। उल्टा सीधा इसने पोस्ट मॉडर्निस्ट लोगों के बारे में बोला। पूरा वो यूट्यूब पे वो लेक्चर मौजूद है, और उसने सारी बातें जो करी वो इस 2 टके की बुक से करी। ये स्टीवन आर हिक्स की 2 टके की इसने ये बुक लिखी। सब झूठ लिखा इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में, उल्टे सीधे इल्जाम लगाए इसने दूसरों के। यानी स्ट्रॉ मैनिंग समझते हैं किसे कहते हैं? स्ट्रॉ मैन कह रहा हूं, वैसे स्ट्रॉ पर्सन बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुंह पे स्ट्रॉ मैन चढ़ा हुआ है। किसी के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉ मैन करने का मतलब है कि उसके आर्ग्यूमेंट में से जान निकाल लेना और फिर उसको हरा देना। मैं आपको मिसाल देता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं यार, अरस्तु की जो लॉजिक है उसकी बहुत लिमिटेशन है। अरस्तु की लॉजिक से तो हम यूक्लिड की प्रोपोजिशंस भी प्रूव नहीं कर सकते। आपने मेरा आर्ग्यूमेंट सुना, अच्छा अरस्तु की लॉजिक में लिमिटेशंस हैं। अच्छा अली, तो तुम ये कह रहे हो कि अरस्तु बड़ा फलसफी नहीं था? तो भाई ये मैंने कब कहा? मैं तो एक फैक्ट बता रहा हूं कि उसकी जो लॉजिक थी उसमें लिमिटेशंस थी, तभी तो मैथमेटिकल लॉजिक इजाद करनी पड़ी। और ये बात सच है कि उस अरस्तु की लॉजिक से बहुत सारी प्रोपोजिशंस तक प्रूव नहीं होती यूक्लिड की। लेकिन मैंने ये कब कहा कि वो छोटा अबे उसने लॉजिक इजाद की है। अरस्तु ने लॉजिक इजाद की है भाई, मंतिक, वो जो सिलोजिज्म है उसकी, जो प्लेटो के डायलॉग से उसने इजाद की है। लॉजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया पढ़ती है, उसने इजाद की है। आज भी अगर आपको फलसफे में पीएचडी करना है तो आपको लॉजिक के कोर्सेज करने पड़ेंगे। मैंने ये कब कहा कि वो छोटा फलसफी है? इसको कहते हैं स्ट्रॉ मैनिंग करना, कि मेरे आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉ मैन कर। मैं कुछ और बोल रहा था कि मैं लिमिटेशन बता रहा हूं, आपने कहा अच्छा तुम कह रहे हो अरस्तु बेकार है। मैंने ये नहीं कहा भाई। तो ये किया है इसने। पोस्ट मॉडर्न फिलोसफर्स ने कहा कि यार रीजन की लिमिटेशन है। ये कह रहे अच्छा तुम लोग रीजन के खिलाफ हो। भाई रिचर्ड रोटी ने कहा भाई रीजन भी एक फैकल्टी है, खिलाफ थोड़ी, पागल ही होगा कोई। अच्छा तुम लोग साइंस के खिलाफ हो? साइंस के कौन खिलाफ हो सकता है? हम तुम्हें उसकी लिमिटेशंस बता रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत लोगों ने पोस्ट मॉडर्निज्म का मजाक उड़ाया, लेकिन इस वक्त टाइम नहीं है। मैंने कुछ नोट्स किए हुए थे, लेकिन इस वक्त टाइम नहीं है। अच्छा एक इल्जाम इन साहब ने यह भी लगा दिया, अच्छा जी सारे पोस्ट मॉडर्निस्ट मार्क्सिस्ट होते हैं। रिचर्ड रोटी पक्का डेमोक्रेटिक था, वो कोई मार्क्सिस्ट नहीं था। भाई रीजन पर क्रिटिसाइज करने का ये मतलब थोड़ी कि मैं रीजन के खिलाफ हूं। इंसान के पास बहुत सारे जवाब नहीं है। बहुत सारी इंसान जो है वो मीनिंग खो रहे हैं। बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द आप देखें, बहुत सारे चीजें हो रही हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। और क्योंकि पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते हैं कि हर चीज सब्जेक्टिव है, हर चीज टाइम डिपेंडेंट है, चांस डिपेंडेंट है, कंटिन्यूट है, तो इस जो पोस्ट मॉडर्निज्म के खिलाफ है वो कहते हैं अच्छा तो तुम ये कह रहे हो हर चीज बराबर है, सही और गलत बराबर है। नहीं, ये तो कभी नहीं कहा कि सही और गलत बराबर है। हाँ, हर चीज एक इंटरप्रिटेशन है भाई। एक आपकी राय है, एक मेरी राय है। सही राय वो डिटरमाइन की जाएगी, इंसान वो डिटरमाइन की जाएगी। ये कहना कि हर राय बराबर है ये नहीं है। ये कहना कि हर इंटरप्रिटेशन बराबर है, नहीं। एक आपकी इंटरप्रिटेशन है, एक मेरी हम ये नहीं कह रहे कि हर इंटरप्रिटेशन बराबर है।
ये बात सही है कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो फीलिंग्स को जरा इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी इंपॉर्टेंस रीजन को दी जाती है। तो तुम लोग तो सिर्फ फीलिंग्स पे बिलीव करते हो, ऐसी भी बात नहीं है। और इसने ये भी लिखा अपनी किताब में कि ओपिनियन इज एज गुड एज नॉलेज। नो, ऐसा किसी पोस्ट मॉडर्न राइटर ने नहीं कहा। ऐसा किसी पोस्ट मॉडर्न राइटर ने नहीं कहा कि ओपिनियन इज एज गुड एज नॉलेज। तो हाँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी भाई। शोपनहावर ने कहा कि बहुत बेहतर है कि इंसान पैदा ही ना हो। हाइडेगर ने कहा कि एंजाइटी इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। विटगेनस्टाइन ने कहा कि कॉजेलिटी जो है ये एक सुपरस्टिशन है, कॉजेलिटी पे उसने हमला किया। बर्ट्रैंड रसल ने कहा कि यू कैन नॉट प्रूव द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इस दुनिया को आप प्रूव नहीं कर सकते कि ये एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे फलसफी साइलॉप्सिस्ट होते हैं। साइलॉप्सिस्ट से मुराद ये है कि सिर्फ मैं हूं और कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं प्रूव कर सकता, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं हूं। डरीडा ने कहा आप हर चीज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारे जुमले थे ना, इन सबको मिस यूज किया गया। अच्छा, तुम ये कह रहे हो हर चीज को डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब एवरीथिंग इज एन स्टैटिक प्ले? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। डिकंस्ट्रक्शन इतना आसान, इतनी हल्की बात नहीं है। नीचे मार्क्स ने कहा कि इंसान ये मॉडर्न कैपिटल सिस्टम से एलियनेट हो रहे हैं। नीचा ने कहा हम सब पावर के लिए काम कर रहे हैं। फ्रॉइड ने कहा हम सब सेक्स के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो बहुत सारी बातें जो पोस्ट मॉडर्न राइटर्स ने कही, उनको गलत रंग दे दिया गया। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर बहुत सारा झूठ भी बोला जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है जनाब? पोस्ट मॉडर्निज्म यानी जो मॉडर्न इंसान जिन उसूलों पर मॉडर्निज्म की तरफ गए थे, उन उसूलों को कुछ राइटर्स ने चैलेंज किया कि भाई कोई ट्रूथ नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, कोई इंट्रिंसिक नेचर नहीं है, रीजन सिर्फ एक ही फैकल्टी नहीं है, कोई इस कायनात की टेलियोलॉजी नहीं है। क्या सच्चाई ढूंढ रहे हो भैया? अपीयरेंस ही सब कुछ है। जो एक्सटर्नल है, अपीयरेंस है, वही सब कुछ है। ये जो सरफेस पे स्ट्रक्चर है यही सब कुछ है, अंडरलाइन कुछ नहीं है। समझ रहे? और फलसफे की फाउंडेशंस को चैलेंज किया, वेस्टर्न ट्रेडिशन को चैलेंज किया। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी 2 मिनट रह गए। जैसे फूको है, फूको ने कहा कि ये पागल खाने कहां होते थे पहले? ये तो मॉडर्निज्म के बाद आए ना भाई। पहले यूरोप में उसने कहा हमारी हिस्ट्री में कभी हमारे पास पागल खाने होते नहीं थे। ये तो इनलाइटनमेंट के बाद। पहले तो पागल लोगों को अल्लाह लोग कहते थे। उसने मिसालें दी कि जैसे ग्रीक ट्रेडिशन में जो पागल होता था उसको कहते थे टच्ड बाय गॉड। उनकी इज्जत होती थी। उनको ऐसे थोड़ी कि जेलों में साइकाट्रिक वार्ड में डाल दिया। और शेक्सपियर के प्लेस में भी जो बादशाह पे मारने होते थे वो पागलों से, जैसे हैमलेट है, उसने पागलपन की एक्टिंग करके अपने बाप को तंग किया ना। तो मॉडर्निज्म से पहले ये सब का ये एक बात तो है, आप इससे फूको से एग्री करना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो है। इसी तरह फूको ने कहा जेल कहां होते थे पहले? पहला जेल 17वीं सदी में जेल कहां होते थे पहले? या तो मार दिया या कोड़े छोड़े मार के छोड़ दिया। ये थोड़ी कि बंदे को 15 साल रख के अजियत में डालो, उसको 20 साल इसको मेंटल टॉर्चर करो जेलों में। ये सब कहां होता था? तो इनलाइटनमेंट के फायदे ये, अब इतना आप यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, इतने आपको लोग होमलेस मिलेंगे, कोई उनकी तरफ देखेगा नहीं। दूसरी दफा पलट के वो बेचारे चर्च लगा रहे हैं रोड पे, पागल हूं। तो इनलाइटनमेंट के नुकसान भी हैं। मतलब इस सिविलाइजेशन में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो इनलाइटनमेंट की वजह से तरक्की नहीं पा रहे, उनको वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये बात सही है। 1% माइनॉरिटी के पास दुनिया की सारी वेल्थ है, ये बात सही है। ये कैपिटलिस्ट जो है, जिस तरह से ये इस जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको झूठ साबित करने के लिए अरबों डॉलर खर्च होता है, अरबों डॉलर, कि जी ये इसको क्लाइमेट डिनाइल कहते हैं। अरबों डॉलर लगाते हैं ये लोग ताकि दुनिया वाले भूल जाए। जिस तरह से ये इस क्लाइमेट को खा रहे हैं ये लोग, ये क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा थ्रेट है, लेकिन टीवी पे नहीं आने देते। वो एक सिर्फ नोम चॉम्स्की बेचारा अकेले खड़ा हुआ है इस पूरे कैपिटल निजाम, पूरी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से जंग लेके खड़ा हुआ है। वो उसको तो बैन किया हुआ है टीवी पे। लेकिन तो मतलब कहने का ये है कि ठीक है, इनलाइटनमेंट के बहुत फायदे हैं, कोई शख्स भी मॉडर्निज्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन मॉडर्निज्म के कुछ नुकसानात भी हैं। उन नुकसानात के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हम उन लोगों को पोस्ट मॉडर्न कह देंगे जी आप पोस्ट मॉडर्न हो, आप तो मॉडर्निज्म के खिलाफ हो। मॉडर्निज्म के कोई खिलाफ नहीं है। पोस्ट मॉडर्न राइटर्स ने बहुत सारी बकवास भी करी, बेकार की बातें भी करी हैं, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। और साइंस ने ये कर दिया, वो झूठ भी बहुत बोला है, लेकिन बहुत कुछ सच भी बोला है। मॉडर्निज्म एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं। उन लोगों को पोस्ट मॉडर्न कहने के बजाय उन खामियों पर काम करना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का
आज की वीडियो पसंद आई होगी। शायद इसकी भी पिछली वीडियो की तरह कोई व्यूज ना आए तो ना आए। मेरे एक दो दोस्त हैं जो कहते हैं कि वीडियो डाल, तो मैं उनके लिए बना देता हूँ। और मैं नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये मेरी आदत नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप अपने ग्रुप्स में ये शेयर कर दें, थोड़ी सी लोग सुनना शुरू करेंगे। लोग ऐसा हंसने खांसने थूकने की वीडियोस बनाते हैं, उनके व्यूज आते हैं, और हमारे भी 1000-2000 आना शुरू हैं, तो और दिल लगा के काम करेंगे। यह वीडियो मैंने बहुत बेदिली से बनाई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, पीस आउट।